निर्गुण नारे ओ पालनहारे, निर्गुण नारे। हो पालनहारे, निर्गुण न्यारे, तुम्हरे बिन हमरा कोनो नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुम्हरे बिन हमरा कोनो नहीं। तुम्हें हमका हो सहारे, तुम्हें हमरे रखवाले, तुम्हरे बिन हमरा कोनो नहीं। तुम्हें बिन हमरा कोनो नहीं, तुम्हरे बिन हमरा कोनो नहीं। चांदनी सूरज में उजाला तुम्हीं से, ये गगन है मगन, तुम्हें तो दिए हो ये सितारे भगवन। ये जीवन तुम्हें न संवारोगे तो क्या कोई सहारे, ओ पालनहारे, निर्गुण न्यारे, तुमरे बिन हमरा कोई नहीं। तुम्हरे बिन हमरा कौन नहीं। जो सुनो कहे प्रभु जी हमरी है बिनती, दुखी जन को धीरज दो, हारे नहीं वो कभी दुख से। तुम निर्बल को रक्षा दो, रह पाए निर्बल सुख से। भक्ति को शक्ति दो, भक्ति दो शक्ति दो, जग के जो स्वामी हो, इतनी तो अर्ज सुनो। है पथ में अंधियारे, दे दो वरदान में उजियारे, ओ पालनहारे, निर्गुण हो यारे, तुमरे बिन हमरा कोई नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कोई नहीं। वेरी गुड इवनिंग भाई, वेरी गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है मेरे यारों, मेरे भिंडी, मेरे शिमला मिर्च कलर के बच्चों, क्या हाल चाल है तुम्हारे? मस्त मौज बहार, जिंदगी बढ़िया एकदम, पक्का पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे डर के आगे जीत है। ओए सारे बच्चे बोलो, निर्गुण हो प्यारे, तुमरे बिन हमरा कोई नहीं है। इस गाने की तुमको
बहुत जरूरत है, इतना कुछ पढ़ने के बाद भी याद नहीं आ रहा इस गाने की तुमको। बहुत जरूरत है क्योंकि हमें कुछ भी याद नहीं आ रहा। ओ पालनहारे तुम ही पेपर क्लियर कर दो, हमरे बस की बात नहीं है, नहीं है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, क्या बात है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, इस टाइम सबके दिल में यही गाना चल रहा है, ओ पालनहारे कहाँ है भगवान। वो वो मेरे खाने वाला गाना था ना कि वो है कहाँ भगवान रे, है कहाँ भगवान। बच्चा भगवानों को ढूंढ रहा है, भगवानों के पीछे जा रहा है, कहाँ है भगवान, तू कहाँ है। हो मेरे प्यारे बच्चे, आजा मेरे बच्चे, आजा मेरे बच्चे, आ जाओ, हक कर लो मेरे को, हक कर लो, हक कर लो मेरे बच्चे, टेंशन ना लो यार। ठीक है, तुम्हारे पेपर बहुत बढ़िया होंगे यार। फायदा क्या इतनी मेहनत करने का यार, फायदा क्या है इतनी मेहनत करने का, मेरे को ये बताओ। तुम्हारे चेहरे पे ना मेरे को उदासी अच्छी नहीं लगती, हंस के दिखाओ एक बार सारे, एक बार सारे बच्चे हंस के दिखा दो, थोड़ा सा हंस दे। क्या हो गया हैं, हंसो। ओए माय गॉड, चलो बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। चलो जी इधर सुनो ध्यान से। अब एक तो आज हमें आरसीएम वाले क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, और एक हमें ई वे बिल के 3 डाउट मेरे पास आए थे, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 26 और क्वेश्चन नंबर 30। ये तीनों डाउट मैं ई वे बिल के अभी सोल्व करूंगा। तीनों डाउट जो कमेंट बॉक्स में थे उन तीनों डाउट को अभी हम सोल्व करेंगे। उसके बाद फिर आरसीएम वाला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। अगर टाइम बचा तो अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स वाला चैप्टर भी आज वाली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, उससे पहले एक बार मैं तुम्हें दिखा देता हूं कि हमने कौन कौन से चैप्टर के क्वेश्चन कर लिए हैं। एक बार थोड़ा सा यहां पे देखना, एक बार चेक करो हमने कौन कौन से चैप्टर के क्वेश्चन कर लिए जी। इधर देखो ध्यान से। तो इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी वाले क्वेश्चन हम कर चुके हैं, चैप्टर 1। फिर चार्ज ऑफ जीएसटी आरसीएम वाला, ये आज हम डिस्कस करेंगे, ये भी हमारा हो जाएगा। सप्लाई अंडर जीएसटी, इसके क्वेश्चन भी एक बार हम देख चुके हैं। फिर कॉम्पोजिशन स्कीम, इसके क्वेश्चन भी देख चुके हैं। टाइम ऑफ सप्लाई वाले क्वेश्चन, इसको भी हम देख चुके हैं। वैल्यू ऑफ सप्लाई वाले क्वेश्चन, ये भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट के क्वेश्चन, ये भी हमने यहां पे कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद एग्जम्पशन अंडर जीएसटी, इसके क्वेश्चन हमारे बैलेंस बचे हैं, इसकी आज हमने रिवीजन कंप्लीट की है। ठीक है, इसके क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे कल या परसों वाली क्लास में। प्लेस ऑफ सप्लाई वाले क्वेश्चन भी हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन के क्वेश्चन ये हमारे अभी बैलेंस बचे हैं। टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट हमने कल वाली क्लास में कंप्लीट किया। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स वाला टॉपिक ये हमारा भी बैलेंस बचा है। पेमेंट ऑफ टैक्स वाले क्वेश्चन हमने आईटीसी के साथ में डिस्कस किए थे। टीडीएस और टीसीएस के 1-2 क्वेश्चन है वो हमें डिस्कस करने हैं। रिटर्न अंडर जीएसटी एक ये टॉपिक हमारा बैलेंस बचा है। फिर हमारे लास्ट में क्वेश्चन बचे हैं मास्टर क्वेश्चन, ठीक है ना। फिर हमारे क्वेश्चन जो बचे हैं वो कौन से क्वेश्चन बचे हैं, मास्टर क्वेश्चन हमारे बैलेंस बचे हैं, ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से, अब आज हमारी तारीख है 22 तारीख है ना, तो 22 तारीख है, 23 तारीख कल का नोट कर लो। 23 तारीख हम जो कल क्वेश्चन करेंगे वो कल क्वेश्चन करेंगे, एक तो हमारा चैप्टर जो है रिटर्न का और एक चैप्टर है हमारा रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। रिटर्न, रजिस्ट्रेशन, और अगर अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स वाला टॉपिक आज नहीं हुआ तो उसको भी हम कल अपना कंप्लीट कर देंगे। तो ये क्वेश्चन हम खत्म करेंगे कल वाली क्लास में। फिर 24 तारीख को जो हम क्वेश्चन करेंगे, जो भी आपके बैलेंस टॉपिक बचे हैं मिसलिनियस, उसको हम खत्म करेंगे। फिर सुनो 25 तारीख से लेके 30 तारीख तक हम डेली क्वेश्चन करेंगे जीएसटी के मास्टर क्वेश्चन, ठीक है। तो 30 तारीख को मैं तुम्हें अलविदा दे दूंगा जी, 30 तारीख को मैं तुम्हें विदाई दे दूंगा। प्लेस ऑफ सप्लाई कर तो चुके हैं नालायक, प्लेस ऑफ सप्लाई अभी तुमने कल वाली क्लास में ही तो की है, ठीक है। तो 30 तारीख को मैं तुम्हें अलविदा, मतलब जीएसटी के क्वेश्चन हम 25, 26, 27, 28, 29, 30, तो 6 दिन हम क्वेश्चन पूरे करेंगे जीएसटी के मास्टर क्वेश्चन। उसके अंदर तुम्हारा पूरा का पूरा जीएसटी रिवाइज हो जाएगा जी, ठीक है जी।
उसके अंदर तुम्हारा पूरा का पूरा जीएसटी जो है वो रिवाइज हो जाएगा, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। तो ये पूरा प्लान है, तो 30 तारीख को हम जीएसटी के क्वेश्चन खत्म करेंगे अच्छे तरीके से, डन। वैसे मैंने 25 सेशन बोले थे, बट कोई बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यार, ठीक है ना। देखो मैं अपना बेस्ट दूंगा, लास्ट तक बेस्ट दूंगा, मैं पूरी जान लगाऊंगा, और वो कुछ तो तुम्हें भी करना पड़ेगा ना, ठीक है ना। तो पेपर तो तुम्हें देके आना ही है, ठीक है। चलो वो मैं सारी टेंशन मत लो, सारी स्ट्रेटजी कैसे है, रिवीजन कैसे करनी है, वो मैं 1 या 2 दिन के अंदर वीडियो बना के डाल दूंगा जी, ठीक है। चलो अब बातचीत नहीं, टाइम बहुत कम हमें मिलता है। एक बार अब सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे आओ। तो मैंने तुम्हें पूरा शेड्यूल बता दिया, अब एक बार फटाफट से यहाँ पे आ जाओ। अब जो तुम्हारे डाउट्स है ना, पहले डाउट्स डिस्कस कर लेते हैं आज, ठीक है। जो भी तुम्हारे डाउट्स है, डाउट्स डिस्कस कर लेते हैं, फटाफट से यहाँ पे आ जाओ। इधर देखो ध्यान से, एक बार क्वेश्चन नंबर 24 देखो जी, एक बार क्वेश्चन नंबर 24 देखो। वैसे 24 में कुछ खास है नहीं, बट फिर भी एक बच्चे ने डाउट पूछा था, तो एक बार 24 देख लेते हैं। 24 क्या है, 24 क्या है, वो कह रहा है कार्तिक एंड कंपनी ए रजिस्टर्ड सप्लायर अंडर जीएसटी प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द वेरियस टैक्स इनवॉइस इशूड बाय इट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2024। अब वो कहना चाह रहा है सर, वैल्यू ऑफ सप्लाई चार्ज एंड इनवॉइस वाज 2,50,000, जबकि एक्चुअल टैक्सेबल वैल्यू जो है वो 2,30,000 है। अब मेरी पूरी क्लास से क्वेश्चन है, आपने इनवॉइस में जो वैल्यू चार्ज की है ना, इनवॉइस में वैल्यू चार्ज की है 2.5 लाख रुपए की, जबकि एक्चुअल वैल्यू जो है वो 2,30,000 रुपए की है। तो एक्चुअल वैल्यू 2,30 की है, तुमने चार्ज की 2.5 लाख रुपए की, तो वैल्यू कम चार्ज की है ज्यादा चार्ज की है, ज्यादा चार्ज की है, मतलब तुम्हें वैल्यू कम करनी है। तो अगर वैल्यू कम करनी है तो उस केस में गवर्नमेंट कहती है वहां पर क्रेडिट नोट की बात होगी, वहां पर डेबिट नोट की बात नहीं होगी। भाई सिंपल सी बात, अगर वैल्यू हमें कम करनी है, अगर वैल्यू हमें, यार इधर देख लो ध्यान से जी, इधर देख लो ध्यान से नालायकों, एक तो तुम्हारे मैसेज खत्म नहीं होते। ठीक है, इधर सुनो ध्यान से नालायक, ठीक है। विधि जब होगा तब उसके क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। अभी रेगुलर बैच में आपके 3-4 चैप्टर बचे हैं, तो उसके क्वेश्चन फिर आप बाद में कर लेना जब आपके वो चैप्टर हो जाएंगे, ठीक है। चलो अब सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहां पे आओ। तो वैल्यू ज्यादा है, वैल्यू हमें कम करनी है, उस केस में किसकी बात करेंगे, उस केस में हम बात करेंगे क्रेडिट नोट की। फिर अगला पॉइंट कह रहा है टैक्स चार्ज किया इनवॉइस में 32,000 रुपए का। अब 32,000 रुपए का टैक्स चार्ज किया, जबकि एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी 68,000 रुपए की है। अब आपने चार्ज किया 32,000 रुपए का, एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी आपकी 68,000 रुपए की है, तो वैल्यू टैक्स आपको बढ़ाना है। तो अगर टैक्स आपको बढ़ाना है, उस केस में किसकी बात होगी, डेबिट नोट की बात होगी, क्रेडिट नोट की बात नहीं होगी। फिर अगला पॉइंट कहना चाह रहा है कि आपने वैल्यू चार्ज की 320 की, एक्चुअल वैल्यू 420 है। अब 320 की तुमने वैल्यू चार्ज की है, एक्चुअल वैल्यू 420 की है, तो वैल्यू बढ़ानी है। तो अगर वैल्यू बढ़ानी है, उस केस में किसकी बात होगी, डेबिट नोट की बात होगी। तो सिंपल सी बात है, जहां वैल्यू कम करनी है क्रेडिट नोट की बात हो रही है, जहां वैल्यू बढ़ानी है उस केस में डेबिट नोट की बात हो रही है। ये पॉइंट हमने यहां पे कंप्लीट किया। उसने क्वेश्चन क्या पूछे हैं, कह रहा है हु शैल इशू डेबिट और क्रेडिट नोट, कौन इशू करेगा। तो सिंपल सी बात है, सप्लायर इशू करेगा। किसको इशू करेगा, रिसीवर को इशू करेगा। फिर वो कह रहा है कहां पे डेबिट नोट है, कहां पे क्रेडिट नोट है। तो पहले वाले केस में क्रेडिट नोट है, बाकी दोनों केस में डेबिट नोट इशू करना है। अब तुम सब जानते हो दो सेक्शन है, सॉरी एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 34। तो सेक्शन नंबर 34 ही डेबिट नोट का है, सेक्शन नंबर 34 ही क्रेडिट नोट का है। ये पॉइंट हमें यहां पे लिख के आना है। फिर वो कह रहा है क्रेडिट नोट इशू करने की टाइम लिमिट क्या होती है। याद करो, क्रेडिट नोट इशू करने की टाइम लिमिट जो होती है वो अगले साल की 30 नवंबर और एनुअल रिटर्न फाइल करने की एक्चुअल डेट विच एवर इज अर्लियर। डेबिट नोट इशू करने की लास्ट डेट नहीं होती, क्रेडिट नोट इशू करने की लास्ट डेट होती है अगले साल की 30 नवंबर और एनुअल रिटर्न फाइल करने की एक्चुअल डेट विच एवर इज अर्लियर। तो ये तीनों का आंसर हमें यहां पे लिख के आना है। बताओ इसमें क्या दिक्कत थी। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो ये क्वेश्चन एक बच्चे का डाउट था, वो डाउट मैंने ले लिया। अब एक क्वेश्चन नंबर 26 पे डाउट था। ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन था भाई, ये क्वेश्चन वाकई ही बढ़िया क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन 26 को बहुत ध्यान से पढ़ना, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से पढ़ना जी, बहुत ध्यान से पढ़ना। एक बार चेक करो, फटाफट से यहां पे आओ जी, एक बार चेक करो, फटाफट से यहां पे आओ, इधर देखो ध्यान से। वो कह रहे हैं जिंग ट्रांस ऑफ कैलकाटा एंगेज इन द ट्रेडिंग ऑफ ट्रांसमीटर्स ऑन 20 मई 2023। फिर वगैरह जिंग्स ट्रांस हैव सेंट 500 यूनिट ऑफ ट्रांसमीटर फॉर एग्जीबिशन एट चेन्नई ऑन सेल ऑन रिटर्न बेसिस।
आउट ऑफ द सेड 500 में से 300 यूनिट जो है वो सेल कर दी 28 जुलाई को एट द एग्जीबिशन। 200 यूनिट में से 150 यूनिट ब्रॉडबैक आ गई कैलकाटा में 25 नवंबर को, और 50 यूनिट जो है नीदर बीन सोल्ड नोर बॉट बैक, मतलब ना वो बेची हैं ना वो वापिस आई हैं। एक्सप्लेन द प्रोविजन अंडर जीएसटी लॉ रिलेटिंग टू इशू इनवॉइस विद एग्जैक्ट डेट ऑन विच टैक्स इनवॉइस नीड टू बी इशूड बाय जिंग ट्रांसमीटर लिमिटेड। अब एक बात मेरे को बताओ जी, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है सर, बहुत ध्यान सुना, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन इस बार के तुम्हारे पेपर के अंदर बन सकता है। बहुत ध्यान से क्वेश्चन सुनने की कोशिश करना। सर याद करो, हमने इनवॉइस वाले चैप्टर में ना एक पॉइंट डिस्कस किया था, गुड्स सेंट ऑन रिटर्न बेसिस। अब गुड्स सेंट ऑन रिटर्न बेसिस के अंदर मैंने कहा था कि जब तुमने गुड्स अपनी फैक्ट्री से रिमूव किया, मतलब जब तुमने गुड्स भेजा कब है, तुमने गुड्स भेजा 20 मार्च 2023 को, तो गवर्नमेंट ने कहा था यहां से ना आप चेक कर लो 6 महीने तुम्हारे कहां पे खत्म हो रहे हैं। तो 6 महीने कहां पे खत्म हो रहे हैं, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो 20 नवंबर 2023 को मेरे 6 महीने खत्म हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा था तुम्हें इनवॉइस इशू करना पड़ेगा इस केस में कब, जब सामने वाले ने कंफर्मेशन दी, मतलब टाइम ऑफ सप्लाई, और 6 महीने जहां पे खत्म हो रहे हैं विच एवर इज अर्लियर, तुम्हें वहां पे इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, आपने 500 किलो सामान मान लो भेजा, फॉर एग्जांपल आपने 500 ट्रांसमीटर भेजे, उसमें से 300 ट्रांसमीटर उसने बोला कि सेल कर दिए 28 जुलाई को। तो आपको नहीं लग रहा कि क्या ये टाइम लिमिट 6 महीने से पहले है? भाई 6 महीने खत्म हो रहे नवंबर में, ये जुलाई की बात कर रहा है, तो मतलब 300 ट्रांसमीटर का जो इनवॉइस इशू करना पड़ेगा वो 28 जुलाई या उससे पहले इशू करना पड़ेगा। भाई सिंपल सी बात है, टाइम ऑफ सप्लाई और 6 महीने के जहां पे एंड हो रहा है विच एवर इज अर्लियर। तो यहां पे तुमने बेच दिया, दैट इज टाइम ऑफ सप्लाई, तो 28 जुलाई और 20 नवंबर, अर्लियर क्या बनेगा 28 जुलाई। तो 300 ट्रांसमीटर का जो इनवॉइस है वो इशू करेंगे 28 जुलाई को। फिर 200 ट्रांसमीटर रह गए। अब 200 में से उसने बोला कि 150 ट्रांसमीटर जो है वो वापस किए 25 नवंबर 23 को। अब 25 नवंबर 23 को वापस किए, और 50 ट्रांसमीटर ना तो बेचे ना वापस किए। अब बेचे भी नहीं वापस भी नहीं किए, मतलब खुद रख लिए, उसने अपने पास खुद रख लिए। अब याद करो सर, मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, यहां लास्ट डेट 20 नवंबर है, तो भाई तुमने 150 ट्रांसमीटर कभी भी वापस किए हो या तुमने 50 वापस किए हो या ना वापस किए हो, मैटर ही नहीं करता। गवर्नमेंट कहती अगर 6 महीने खत्म हो चुके हैं तो जहां 6 महीने खत्म हुए वहीं पर तुम्हें बैलेंस क्वांटिटी का इनवॉइस काटना पड़ेगा। तो एक बात मेरे को बताओ, 300 का तुमने यहां पे काट दिया, तो 200 ट्रांसमीटर का इनवॉइस तुम्हें यहां पे काटना ही पड़ेगा, चाहे वो कुछ भी हो जाए, चाहे वो 150 बाद में तुम वापस भेज रहे हो, 50 तुमने वापस किए नहीं किए मैटर नहीं करता, जहां 6 महीने खत्म हुए हैं वहां पर तुम्हें बैलेंस क्वांटिटी का इनवॉइस काटना पड़ेगा। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरे समझ में आ रही है? तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा था, क्वेश्चन के अंदर कोई खास बात नहीं थी। तो 300 ट्रांसमीटर का हम काटेंगे जब उसने सप्लाई की, और 200 ट्रांसमीटर का हम काटेंगे जहां 6 महीने खत्म हो रहे हैं, उस दिन हमें 200 ट्रांसमीटर का इनवॉइस काटना पड़ेगा। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? सर 20 नवंबर कैसे आया? मेरे बच्चे 20 नवंबर यहां से 6 महीने काउंट करो ना, 20 मई से लेकर 6 महीने काउंट करो ना। आपने सप्लाई कब किया? 20 मई को, तो 6 महीने काउंट करोगे 20 नवंबर ही बनेगा। ठीक है विशाल, आपको कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा ना? अगर तुम्हें इनवॉइस वाले चैप्टर में गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेस वाला कॉन्सेप्ट याद आएगा तो इसमें कुछ भी नहीं है। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेस वाले केस में इनवॉइस कब इशू करते हैं बताओ? टाइम ऑफ सप्लाई और 6 मंथ विच एवर इज अर्लियर। अब यहां पे टाइम ऑफ सप्लाई 300 यूनिट की ये है, इसका यहां पे इशू करो। 200 यूनिट तुम्हारी बची है, तो जहां वो 6 महीने खत्म हो रहे हैं उससे पहले तुमने बेचा नहीं है, तो जहां 6 महीने खत्म हो रहे हैं 200 का तुम वहां पे इशू करोगे। बात खत्म। क्या बात मेरे समझ में आ रही है? बेटा अक्टूबर नहीं बनेगा, नवंबर बनेगा। आपने 80+ मार्क्स लेने हैं तो काउंटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। देखो ऐसे ऐसे करते काउंटिंग, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो यहां पे 25 नवंबर बन रहा है। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? इनवॉइस 21 नवंबर को होनी चाहिए, 20 या उससे पहले आपको इनवॉइस इशू करनी पड़ेगी। 20 तारीख या उससे पहले आपको इनवॉइस इशू करनी पड़ेगी। अब इसका आंसर अगर यहां पे आप चेक करोगे, वही आंसर आई थिंक यहां पे दिया होगा। देखो 200 के लिए 20 तारीख है और 300 के लिए 28 तारीख है। यह आंसर आपको यहां पे दिया हुआ है। क्या बात मेरी समझ में आ रही है?
पक्का पक्का, क्या इसको लॉक कर दें? चलो सर, अगर बाद में वापस आ जाएगा तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, जीएसटी देना पड़ेगा जी आपको। गवर्नमेंट ने तुम्हें 6 महीने का टाइम दिया है, 6 महीने में इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, जीएसटी देना पड़ेगा। अब अगर बाद में सामान वापस आ गया तो फिर क्रेडिट नोट की बात करो, फिर क्रेडिट नोट इशू करो, फिर गवर्नमेंट तुमसे कंफर्मेशन मांगेगी, वो सारी बातें काम चलेंगी जी। ठीक है, चलो अब एक बार फटाफट से यहां पे आ जाओ जी। अब एक क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन नंबर 30 भी, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है जी, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 30 ऑलमोस्ट काफी बच्चों का डाउट था। एक बार क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? वो कह रहा है मिस्टर वेनाराम प्रोप्राइटर ऑफ ललित किराना स्टोर इज रजिस्टर्ड एज ए कॉम्पोजिशन डीलर इन द जोधपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ठीक है, ही हैज नॉट फर्निश द स्टेटमेंट फॉर पेमेंट ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स इन द जीएसटी पीएमटी 08 फॉर 2 consecutive quarter। ठीक है, ही प्लेस एन ऑर्डर for purchase of taxable goods worth rupees 5,50,000 with BOB and Sons, a partnership firm, a registered dealer in the Bikaner district, Rajasthan। ठीक है, BOB and Sons has been regularly filed in GST return. Bob and Sons wants to generate e-way bill with respect to intra-state supply to made to Lalit Kirana store. Whether Bob and Sons is allowed to generate e-way bill as per the provision of CGST? Answer with proper reasoning। आंसर आपको देना proper reasoning के साथ। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है सर, सारे बच्चे एक बात बताना यार, यहां पे ये है ललित और ये है मान लो BOB, ये BOB है। ललित ने कॉम्पोजिट स्कीम ली है, इसने नॉर्मल स्कीम ली है। इसने क्या किया? इसने 2 क्वार्टर की जीएसटी पीएमटी 08 फाइल करने में डिफॉल्ट कर दिया। अगर इसने डिफॉल्ट कर दिया तो ये पर्सन अपनी आउटवर्ड सप्लाई के लिए ई-वे बिल जनरेट नहीं कर पाएगा, ब्लॉक है। या तो ई-वे बिल ब्लॉक वाले केस में क्या लिखा था? अगर ये लगातार 2 क्वार्टर जीएसटी पीएमटी 08 फाइल नहीं करता तो ई-वे बिल ब्लॉक हो जाएगा। इसने फाइल नहीं किया, ई-वे बिल ब्लॉक हो गया। अच्छा, ब्लॉक किसका हुआ? इसका ब्लॉक हुआ या बीओबी का ब्लॉक हुआ? ऑब्वियस बात है इसका ब्लॉक हुआ। अब ये अगर सामान परचेज करेगा तो उस पर थोड़ा ब्लॉक है। ई-वे बिल जो ब्लॉक है वो आउटवर्ड सप्लाई पे ब्लॉक है ना, इनवर्ड सप्लाई पे कोई ब्लॉक नहीं है। मैं दोबारा बोलूंगा, ई-वे बिल की ब्लॉकेज जो है वो आउटवर्ड सप्लाई पे है, इनवर्ड सप्लाई पे नहीं है। और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है इसने इसको सामान बेचा, इसने कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया। तो भाई जब इसने कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया तो इसको तो अलाउ करेंगे ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात थोड़ा है। माना जिसको ये बेच रहा है बायर ने डिफॉल्ट किया तो बायर का ई-वे बिल ब्लॉक होगा, ना कि बायर के सेलर का ई-वे बिल ब्लॉक होगा। तो बायर के जो आउटवर्ड सप्लाई है उस पर ई-वे बिल ब्लॉक कर देंगे, बट इस वाले केस में ई-वे बिल ब्लॉक नहीं करेंगे। ये ओके है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो एक क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बन सकता है। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का, क्या इसको पैक कर सकते हैं? तो ये पॉइंट आपका बस यहां पे निकल के आ रहा है कि भैया इस वाले केस में ई-वे बिल की कोई भी रोक टोक नहीं है। और वही इन्होंने यहां पे कहानी गढ़ी हुई है कि बॉब एंड सन्स इज ए रेगुलर रिटर्न फाइलर, तो इसलिए उसको अलाउ है ई-वे बिल। ठीक है, और यहां पे इंट्रा स्टेट सप्लाई टू मेड जब वो ललित को कर रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अलाउ हो जाएगा जी। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आपने मुझसे डाउट पूछे थे, तो आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे जी। पक्का पक्का, क्या इसको लॉक कर सकते हैं? चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे यहां पे आ जाओ जी। अब यहां पे आओ, अब हम यहां पे आरसीएम वाले क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम आरसीएम वाले क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें थोड़े से क्वेश्चन बढ़िया वाले दिखाता हूं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन बैंक वाले क्वेश्चन करेंगे। सारे बच्चे पहले ये वाला क्वेश्चन पढ़ो और मुझे आंसर दो जी। एक क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है, दोनों क्वेश्चन के मुझे आंसर चाहिए। क्वेश्चन 6 नंबर का है, विद रीजन आपने मुझे आंसर देना है, साथ में प्रोविजन लिख के आने पड़ेंगे, तब जाके तुम्हें नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन पढ़ो और मुझे आंसर दो। क्वेश्चन क्या है? हाँ जी, क्वेश्चन सारे के सारे बच्चे पढ़ो और मुझे आंसर दो। आराम से क्वेश्चन पढ़ो, पूरा पूरा क्वेश्चन पढ़ो जी। हाँ जी, सारे के सारे बच्चे पहले वाले केस में तो क्लियर आरसीएम। ओके, पहले वाले केस में तो क्लियर आरसीएम।
सारे बच्चे आंसर दें फटाफट से जी। और मैं दोबारा बोल रहा हूं, प्रोविजन तरीके से लिख के आना जी। दोनों में आरसीएम लगेगा जी? क्या दोनों में आरसीएम लगेगा क्या? क्या दोनों में आरसीएम लगेगा क्या? हैं? सेकंड केस में आरसीएम, सेकंड केस में भी आरसीएम लगेगा। चलो एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है मिस्टर शुभ डायरेक्टर ऑफ ए स्टार कंपनी प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइडेड सर्विस टू द कंपनी फॉर द रेम्यूनरेशन 1,25,000 रुपए। ब्रीफली आंसर वेदर जीएसटी इज एप्लीकेबल इन द बिलो मेंशन इंडिपेंडेंट केसेस, इफ यस हु इज लाइबल टू पे जीएसटी। पहला वो कह रहा है मिस्टर शुभ इज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ स्टार कंपनी प्राइवेट लिमिटेड एंड नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है। अगर कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है तो जीएसटी लगेगा, 100% जीएसटी लगेगा और आरसीएम में जीएसटी पे करेंगे, कंपनी जीएसटी पे करेगी। बस ये पर ध्यान दो। अब बच्चा कह रहा है सर यहां पे आंसर क्या लिख के आएंगे? आप सबसे पहले यहां पे आंसर में लिख के आओगे, सबसे पहले आप शेड्यूल 3 एक्सप्लेन करके आओगे। आप क्या लिखोगे कि अगर कोई एम्प्लॉय होता है, वो इन द कोर्स और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट में सर्विस देता है, तो उसकी सर्विस ना तो गुड्स की सप्लाई है ना सर्विस की सप्लाई है, उसके काम पे जीएसटी नहीं लगता। बट अगर कोई एम्प्लॉय नहीं है, अगर कोई पर्सन एम्प्लॉय नहीं है, उसके काम पे जीएसटी लगता है। और जीएसटी कहां पे लगेगा? आरसीएम में जीएसटी लगेगा। फिर वो डायरेक्टर वाली एंट्री एक्सप्लेन करके आओगे कि अगर डायरेक्टर बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस दे रहा है तो बॉडी कॉर्पोरेट वहां पे जीएसटी पे करेगी। तो यहां पे डायरेक्टर है, एम्प्लॉय नहीं है, जीएसटी लगेगा और आरसीएम में जीएसटी लगेगा, तो कंपनी शैल बी लाइबल टू पे जीएसटी। इसका पहला आंसर ही आएगा। फिर दूसरे पॉइंट पर आओ। वो कह रहा है मिस्टर शुभ इज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, वो एम्प्लॉय है ऑफ स्टार कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। Out of total remuneration amounting to 125, 60,000 has been declared as salary in the books of accounts Star Company Limited and subject to TDS under section 192. However, 65,000 has been declared separately other than salary in the Star Company. उसका TDS जो कटेगा 194J में कटेगा प्रोफेशनल सर्विस का। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अब ये एम्प्लॉय है जी, अब ये एम्प्लॉय है। वैसे तो एम्प्लॉय वाले काम शेड्यूल 3 में आते हैं, बट वो तब आते हैं अगर वो इन द कोर्स और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट में कवर होते हैं। अब यहां पे वो दो चीजें कह रहा है सैलरी भी मिल रही है और प्रोफेशनल फीस मिल रही है। जहां सैलरी मिल रही है उस केस में शेड्यूल 3 लगेगा, ना वो गुड्स की सप्लाई ना वो सर्विस की सप्लाई, उसमें जीएसटी नहीं लगेगा। जहां सैलरी नहीं मिल रही है दैट इज 194J, प्रोफेशनल फीस में टीडीएस कट रहे ना, उस केस में जीएसटी आपका लगेगा। तो यहां पे जीएसटी लगेगा और आरसीएम में लगेगा। तो 65,000 वाले केस में जीएसटी लगेगा, 60,000 वाले केस में नहीं लगेगा जी। तो 60,000 वाले केस में तो नहीं लगेगा और 65,000 वाले केस में जीएसटी लगेगा। तो यहां पे जीएसटी पे करेगी कंपनी और यहां पे जो जीएसटी है वो एप्लीकेबल ही नहीं होगा क्योंकि वो शेड्यूल 3 वाली कैटेगरी में आ जाएगा जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो मैं दोबारा से आंसर बता रहा हूं, सारे बच्चे देख लें। पहले केस में जीएसटी है आरसीएम में, दूसरे केस में दो केस है। 60,000 पे जीएसटी नहीं है, ठीक है, रीजन क्योंकि वो एम्प्लॉय है। 65,000 पे जीएसटी है और वो आरसीएम में है। बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। तो पूरा प्रोविजन एक्सप्लेन करके आना, अच्छे से एक्सप्लेन करके आना। बस मुझे यही डर है, मेरे को पता क्या डर है, अगर तुम्हें लिखना आता है ना, तुम टेक्स्ट में अच्छे नंबर लेके आओगे। देखो सर, मैं इतनी गारंटी दे रहा हूं सर, मतलब ये मेरा दिल जानता है, मैं दिल से गवाही दे रहा हूं। मुझे नहीं पता तुम्हारे क्या दिल में क्या लगा। जिसने ये 30 सेशन क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले, आप 30 सेशन पहले अपने आप को देख लो और 30 सेशन के बाद देख लो। मैं इतनी तो गारंटी दे रहा हूं, तुम क्वेश्चन को हाथ तो जरूर लगा के आओगे। मतलब जिन बच्चों को पहले क्वेश्चन से डर लगता था, उनको लगता था क्वेश्चन कैसे होंगे, कम से कम अब तुम क्वेश्चन में कुछ तो लिख के आओगे। तुम क्वेश्चन से डरोगे तो नहीं, तुम हिम्मत तो करोगे, इतना तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस तो आया होगा। बस मेरे को लिखने का डर है। अगर तुम्हें लिखना आता है ना, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्या बात मेरी समझ में आ रही है? क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो एक बार मैं पहली बात दोबारा बोल दूं। पहले वाले केस में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, जीएसटी लगेगा, आरसीएम में लगेगा। दूसरे वाले केस में एम्प्लॉय है बट सैलरी है अदर देन सैलरी है, तो सैलरी वाले केस में जो है वो जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि वो एम्प्लॉय है। अदर देन सैलरी वाले केस में जीएसटी लगेगा और आरसीएम में जीएसटी लगेगा। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अगला क्वेश्चन देखो, ये लो।
ये क्वेश्चन सोल्व करो जी जल्दी, सारे बच्चे ये क्वेश्चन सोल्व करो फटाफट से जी। सारे बच्चे क्वेश्चन सोल्व करो। हाँ तो गुनगुन रिवीजन करो तभी प्रोविजन याद आएंगे मेरे बच्चे, तभी तो प्रोविजन याद आएंगे। हाँ जी, आंसर बताओ फटाफट से इसका, पहले दोनों केस में आंसर बताओ। पहले वाले सेकंड वाले केस में आरसीएम लगेगा, सेकंड वाले केस में आरसीएम लगेगा। पहले वाले केस में क्या है, पहले वाले केस में बताओ, पहले वाले केस में आरसीएम लगेगा नहीं लगेगा? पहले वाले केस में पहले वाले केस में जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा? पहले बताओ जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा? पहले वाला केस एक बच्चा कह रहा है एग्जम्प्ट है, कई बच्चे कह रहे हैं आरसीएम है, कई बच्चे कह रहे हैं दोनों में आरसीएम है। एक बार चेक करना क्या है वो कह रहा है, स्टेट द पर्सन लाइबल टू पे जीएसटी इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सर्विस प्रोवाइडेड। पहला, सपना बिल्डर रजिस्टर्ड इन हरियाणा, रेंटेड आउट 20 रेजिडेंशियल यूनिट्स ओन्ड बाय इट, जैन सोसाइटी टू अनंत टेक्नोलॉजी एंड आईटी बेस्ड कंपनी रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ हरियाणा फॉर एकोमोडेशन ऑफ इट्स एम्प्लॉई। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है सर, एक बात बताओ, आपने ना एग्जामिनेशन के अंदर मैंने एक पॉइंट कहा था, एग्जामिनेशन के अंदर मैंने कहा था कि अगर रहने वाला घर अगर रहने के लिए किराए पर दोगे ना, अगर रहने वाला घर रहने के लिए किराए पर दोगे तो जीएसटी एग्जम्प्ट होता है। रहने वाला घर अगर रहने के लिए किराए पर दोगे जीएसटी एग्जम्प्ट होगा, बट अगर रहने वाला घर अगर बिजनेस के लिए किराए पर दोगे तो जीएसटी टैक्सेबल होगा। ठीक है ना, जीएसटी टैक्सेबल होगा और वो आरसीएम में टैक्सेबल होगा। और अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन कमर्शियल प्रॉपर्टी किराए पर दे रहा है तो उस पर भी जीएसटी लगेगा और वो आरसीएम में जीएसटी लगेगा। तो पहली बात तो ये कौन सा जी, ये रेजिडेंशियल ड्वेलिंग है। अब ये रेजिडेंशियल ड्वेलिंग जो आप किराए पर दे रहे हो, अब यहाँ पे सपना बिल्डर है रजिस्टर्ड, वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है इन हरियाणा, रेंटेड आउट 20 रेजिडेंशियल यूनिट ओन्ड बाय इट इन जैन सोसाइटी, किसको दी है, अनंत टेक्नोलॉजी एंड आईटी बेस्ड कंपनी रजिस्टर्ड इन द जीएसटी, और किसके लिए, एम्प्लॉय के लिए दी है। तो भाई ये उनके रहने के लिए तो नहीं है, उनके बिजनेस पर्पस के लिए दी है। तो अब ये कमर्शियल पर्पस, कमर्शियल क्योंकि एम्प्लॉय ध्यान रखना, यहां पे कंपनी उस घर में खुद नहीं रह रही। बात समझ में आ रही है? याद करो आरसीएम वाली एंट्री, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू रजिस्टर्ड पर्सन, तो उस केस में आरसीएम लगेगा। बट आरसीएम नहीं लगेगा अगर वो रहने के लिए यूज कर रहे हैं, बट यहां पे रहने की तो बात ही नहीं हो रही, यहां पे तो एम्प्लॉय उस घर में रहेंगे, तो भैया कमर्शियल एक्टिविटी है तो इस केस में जीएसटी लगेगा और वो आरसीएम में जीएसटी लगेगा। बस ये पर ध्यान दो, ठीक है, जीएसटी लगेगा और वो आरसीएम में जीएसटी लगेगा। यहां पे गलती से जीएसटी एग्जम्प्ट मत कर देना, आरसीएम में जीएसटी लगेगा जी। अगला पॉइंट वो कह रहे हैं, वर्मा कंसल्टेंट ए पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड इन दिल्ली एज ए रेगुलर टैक्स पेयर पेड स्पॉन्सरशिप फीस 1.5 लाख रुपए एट ए सेमिनार ऑर्गेनाइज बाय प्राइवेट एनजीओ ए पार्टनरशिप फर्म इन दिल्ली। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है। अब ये वर्मा कंसल्टेंट ने स्पॉन्सरशिप फीस पे की है 1.5 लाख रुपए की एक एनजीओ को, तो जिसको फीस पे की है वो कौन है, सप्लायर, जिसने फीस पे की है वो कौन है, रिसीवर। अब सारे बच्चे जानते हैं स्पॉन्सरशिप की सर्विस पे आरसीएम तब लगता है अगर स्पॉन्सरशिप की सर्विस दी जा रही है बॉडी कॉर्पोरेट को, अगर स्पॉन्सरशिप की सर्विस दी जा रही हो बॉडी कॉर्पोरेट को, या स्पॉन्सरशिप की सर्विस, एक बात मेरे को बताओ, अगर बॉडी कॉर्पोरेट को दी जा रही है या पार्टनरशिप फर्म को दी जा रही है। अब यहां पे रिसीवर कौन है जी, पार्टनरशिप फर्म है। सारे बच्चे बोल दो रिसीवर कौन है, पार्टनरशिप फर्म है। तो अगर रिसीवर पार्टनरशिप फर्म है तो उस केस में आरसीएम जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये वर्मा कंसल्टेंट जो हैं वो इसके ऊपर जीएसटी पे करेंगे, यहां पर आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा जी। ठीक है, वर्मा कंसल्टेंट जो है यहां पे आरसीएम है, क्योंकि अगर स्पॉन्सरशिप की सर्विस किसी बॉडी कॉर्पोरेट को दी जा रही है या पार्टनरशिप फर्म को दी जा रही है उस केस में आरसीएम लगेगा, तो यहां पर आरसीएम की बातें हो जाएंगी। अच्छा, अगर यहां पे पार्टनरशिप फर्म की जगह ना इंडिविजुअल होता, अगर इंडिविजुअल होता उस केस में आरसीएम नहीं लगता। रटने वाला बच्चा ये बात ध्यान दे, जो रेगुलर बैच वाले बच्चे हैं, आई थिंक स्पॉन्सरशिप वाली एंट्री आज ही हमने खत्म की है, आई थिंक कल हमने खत्म की थी। वहां पर मैंने कहा भी था कि अगर स्पॉन्सरशिप की सर्विस अगर इंडिविजुअल को दी जा रही है उस केस में फॉरवर्ड चार्ज है।
अगर वो पार्टनरशिप फर्म को या बॉडी कॉर्पोरेट को दी जा रही है उस केस में आरसीएम लगेगा, तो उस केस में आरसीएम लगेगा, बस ये पर ध्यान दो। सर फर्स्ट केस में आरसीएम उससे फर्क नहीं पड़ता जी। हेलो भाई साहब, ओए ओए भाई साहब, उससे फर्क नहीं पड़ता कि सप्लायर रजिस्टर्ड है। रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दी जा रही है किसी भी पर्सन के द्वारा, तो जाके आरसीएम लगेगा। चेक करना एक बार आरसीएम वाली एंट्री, वहां पे लिखा है एनी पर्सन टू रजिस्टर्ड पर्सन रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, जो है उस केस में आरसीएम लगेगा जी। ठीक है, चलो इस पे आओ जी। अगला देखो यहां पे आंसर दो फटाफट से जी। शेड्यूल नहीं याद हो रहा तो कॉन्सेप्ट, हाँ कॉन्सेप्ट लिख दो तो भी चलेगा जी, कॉन्सेप्ट लिख दो तो भी चलेगा। एक बार फटाफट से देखो जी, जल्दी आंसर दो मुझे, क्या लिखेंगे इसका आंसर में जी। हाँ जी, पहले वाले केस में आरसीएम लगेगा। जो रेगुलर बैच वाले बच्चे हैं शायद उनको ये पॉइंट समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभी हमारा उसमें एडवोकेट वाला पॉइंट हुआ नहीं है, हम कल करेंगे। और बाकी सभी बच्चों को समझ में आएगा जो पहले पढ़े हुए हैं। हाँ, दूसरा पॉइंट सबको समझ में आएगा जी, दूसरा पॉइंट सबको समझ में आएगा जी। हाँ नहीं, बताओ पहले केस में बताओ जी। अब एक बात बताओ, पहले केस में क्या, लीगल फीस इज रिसीव बाय अभिषेक। एक एडवोकेट है, किससे ले रहा है, नव्या ट्रेडिंग कंपनी से। एंगेज इन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई, और उसके टर्नओवर 50 लाख है। अब मेरे को सारे बच्चे बोल दो, अगर एक एडवोकेट, हेलो भाई साहब इधर, अगर एक एडवोकेट किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा है और उस बिजनेस एंटिटी की टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है, उस केस में आरसीएम लगेगा। मतलब वो एडवोकेट जीएसटी पे नहीं करेगा, एडवोकेट के बिहाफ पर कंपनी जीएसटी पे करेगी। तो यहां पे टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर है, तो ये कंपनी जो है, नव्या ट्रेडिंग कंपनी जो है, वो जीएसटी पे करेगी, एडवोकेट जीएसटी पे नहीं करेगा। दूसरा वो कह रहा है पदम श्रीवास्तव एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अभी हमने किया, appointed in accordance with the provision of Companies Act of 1/4 Private Limited has received sitting fees amounting 1 lakh from 1/4। अब बताओ सिटिंग फीस मिल रही है अच्छी। हेलो भाई साहब, सिटिंग फीस मिल रही है। क्या सिटिंग फीस एम्प्लॉई, क्या सिटिंग फीस सैलरी होती है? नहीं। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वैसे भी कंपनी का एम्प्लॉई होता ही नहीं है, तो सिटिंग फीस का टीडीएस करता है 194J में, 192 में टीडीएस नहीं करता, तो जीएसटी लगेगा। और आरसीएम में जीएसटी लगेगा, तो कंपनी इस पे जीएसटी पे करेगी, बस ये पर ध्यान दो। कंपनी इस पे जीएसटी पे करेगी, तो यहां पे जो ये है कौन है, 1/4 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है, वो यहां पे जीएसटी पे करेगी। अब बताओ 6-6 नंबर के क्वेश्चन बने आरसीएम के अंदर सर, आप समझ पा रहे हो सर? तो 6-6 नंबर वाले क्वेश्चन है, 6-6 नंबर वाले सर, 3-3 नंबर के 2 पार्ट बने। बट इतना लिखने से काम नहीं बनेगा। आरसीएम एप्लीकेबल और ये कंपनी, पहले पूरा प्रोविजन एक्सप्लेन करके आना पड़ेगा, फिर जाके तुम्हें नंबर मिलेंगे, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है जी? अब यहां पे लिखो जी, ये वाला, ये क्वेश्चन का मुझे आंसर दो, क्या कहना चाह रहे हैं जी। हाँ नहीं, फटाफट से आंसर दो जी, जल्दी क्वेश्चन पढ़ो और मुझे फटाफट से आंसर दो, सारे के सारे बच्चे। क्वेश्चन बहुत बढ़िया जी, ये वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया। हाँ जी, जिनसे ये क्वेश्चन नहीं हो रहे पहले प्रोविजन पढ़ो अच्छे ढंग से जी। जिनसे ये क्वेश्चन नहीं हो रहे पहले प्रोविजन पढ़ो बहुत बढ़िया तरीके से, तब क्वेश्चन आपसे इजीली हो जाएंगे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो भाई, गलत आंसर दे रहे हो, गलत आंसर दे रहे हो। मैं दोबारा बोल रहा हूं, गलत आंसर दे रहे हो। इतनी जल्दबाजी मत किया करो आंसर देने की, कोई कहीं भाग दौड़ नहीं है, कोई प्राइज नहीं मिल रहा। एक बार क्वेश्चन चेक करो वो क्या कह रहा है। फिर भी तुम गलत आंसर दे रहे हो यार, फिर तुम गलत आंसर दे रहे हो। क्वेश्चन तो पढ़ लो वो क्या मांग रहा है। दिमाग में तुमने एक चीज अटका रखी है, रटने वाली बातें करो और कुछ भी नहीं कर रहे तुम। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो वो क्या कह रहा है। देखो री, वो कह रहा है मोहन एंटरप्राइज इज ए रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन गांधीनगर गुजरात। ठीक है, दे रिसीव लीगल सर्विस ऑफ एडवोकेट, वो लीगल सर्विस ले रहा है एडवोकेट की, समीर, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, फ्रॉम अहमदाबाद गुजरात
ठीक है। फिर वो कह रहा है शेखर जो है, शेखर एन अनरजिस्टर्ड पर्सन प्रोवाइडिंग सर्विस ऑफ लेबर टू मोहन एंटरप्राइज, explain the provision relating to issue of invoice by recipient Mohan if he is liable to pay tax under reverse charge 9391। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, सारे के सारे बच्चे बहुत ध्यान से देखना जी। अब यहां पे दो बातें हो रही हैं जी, यहां पे दो बातें हो रही हैं। यहां पे मोहन एंटरप्राइज है, ये बंदा जीएसटी में रजिस्टर्ड है, ये बंदा जीएसटी में रजिस्टर्ड है, और ये बंदा जो है वो कहां पे है, ये बंदा गुजरात में है। अब इसने लीगल सर्विस ली है, समीर से लीगल सर्विस ली है, समीर जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो समीर इसको सर्विस दे रहा है। अब समीर इसको सर्विस दे रहा है, एडवोकेट है, ये भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है। इस केस में जीएसटी आरसीएम लगेगा। आरसीएम में कौन जीएसटी पे करेगा, ये मोहन एंटरप्राइज जीएसटी पे करेगा, बट सप्लायर रजिस्टर्ड है, तो इस केस में सेल्फ इनवॉइस की बात नहीं होगी। सेल्फ इनवॉइस की बात तब होती है जब सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं होता है, जब सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं होता है, तो उस केस में गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है भैया सप्लायर तो रजिस्टर्ड है, इस केस में सेल्फ इनवॉइस की बात होगी नहीं, माना आरसीएम लगेगा, बट इस केस में इनवॉइस जो इशू करेगा ना वो सप्लायर इशू करेगा, उस केस में रिसीवर इनवॉइस इशू नहीं करेगा। रिसीवर इनवॉइस सिर्फ तब इशू करता है, मैं दोबारा बोलूंगा, रिसीवर इनवॉइस तब इशू करता है अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड होता है। सेल्फ इनवॉइस वाला कॉन्सेप्ट लगता ही वहीं पे है जब सप्लायर अनरजिस्टर्ड हो। जब सप्लायर रजिस्टर्ड है तो सेल्फ इनवॉइस की बात यहां पे नहीं आएगी, बस ये पर ध्यान दो। अब अगले पॉइंट पर आओ। अगला फिर वो कहना चाह रहा है, अब यहां पे दूसरा बंदा जो है वो शेखर है, वो ये जो है ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है। ये कौन है, ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है। अच्छा अनरजिस्टर्ड है, एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटिंग टू इश्यू एन इनवॉइस। अच्छा ये अनरजिस्टर्ड है, इसने सर्विस दी है, सर्विस ऑफ लेबर। अब ये सर्विस दे रहे लेबर, भाई लेबर की सर्विस पे आरसीएम तो है नहीं, भाई लेबर की सर्विस पे आरसीएम तो है नहीं है। लेबर की सर्विस पे आरसीएम कहीं लिखा है हमने? आई थिंक लेबर की सर्विस पे कहीं भी हमने आरसीएम पढ़ा ही नहीं है, तो लेबर की सर्विस आरसीएम में कवर तो होती नहीं है। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? इसमें सेल्फ इनवॉइस क्यों लगेगा, इसमें सेल्फ इनवॉइस क्यों आएगा? मेरे को सारे बच्चे बताओ, क्या लेबर की सर्विस तुमने कहीं आरसीएम में पढ़ी है क्या? मेरे को सारे के सारे बच्चे आंसर दो बस। लेबर की सर्विस तुमने आरसीएम में कहां पढ़ी है ये बता दो बस। आपने लेबर की सर्विस जो है वो आरसीएम में कहां पढ़ी है? कहीं पढ़ी है लेबर की सर्विस? नहीं पढ़ी है। तो लेबर की सर्विस जब आरसीएम में है ही नहीं है तो उस केस में एक बात बताओ, यहां पे जो उसने क्या बोला, उसने बोला मोहन एंटरप्राइज, क्या यहां पे इनवॉइस इशू करेगा? नहीं, यहां पर भी नहीं करेगा। यहां पे अगर इनवॉइस इशू करेगा तो ये शेखर करेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा, बट मोहन तो नहीं करेगा। मोहन तो नहीं करेगा भाई। मोहन तब करता है, हां मोहन तब करता अगर ये अनरजिस्टर्ड है, ये रजिस्टर्ड है और ये सर्विस आरसीएम में कवर होती, फिर मोहन करता जी। मैं दोबारा कह रहा हूं, मोहन तब करता अगर ये अनरजिस्टर्ड है, ये रजिस्टर्ड है, ये सर्विस आरसीएम में कवर होती, फिर मोहन करता, बट ये सर्विस ही आरसीएम में कवर नहीं है, और जब ये सर्विस ही आरसीएम में कवर नहीं है तो मोहन एंटरप्राइजेस यहां पे इनवॉइस इशू नहीं करेगा। करेगा तो शेखर करेगा, नहीं करेगा तो नहीं होगा, बट मोहन तो नहीं करेगा, यह बात तो कंफर्म है जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था। आपको मैंने पहले भी कहा था क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तुम गलती करोगे और वही तुम गलती करने वाले काम कर रहे हो, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो। क्या बात समझ में आ रही है ना? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो जी। लॉक कर दें इसको, पक्का पक्का। 9-4 नहीं है जी, 9-4 हमारे किसी काम का नहीं, ना ही 9-4 हमारे सिलेबस में है, ठीक है। उसने 9-3 9-4 की कोटेशन दी है क्योंकि 9-4 के अंदर भी आरसीएम है, बट 9-4 का आरसीएम हमारे किसी काम का नहीं है जी। सर शेखर वाला समझ नहीं आया भाई। सुन, शेखर ने लेबर की सर्विस दी है, लेबर की सर्विस पे आरसीएम नहीं है, शेखर अनरजिस्टर्ड है। इट डजंट मीन मोहन इनवॉइस रेज करेगा। मोहन तब करता है जब वो काम आरसीएम में होता, जब आरसीएम में ही नहीं है तो करेगा तो शेखर करेगा, नहीं करेगा तो यहां पे शेखर भी नहीं करेगा, बट मोहन तो कभी भी नहीं करेगा क्योंकि मोहन रिसीवर है। रिसीवर इनवॉइस तभी करता है जब वो केस आरसीएम में हो और उसका सप्लायर अनरजिस्टर्ड हो जी, ठीक है। तो इस केस, इन दोनों केस में सिंपल आंसर लिख के आना है, इन दोनों केस में मोहन कहीं भी नहीं करेगा, ना पहले केस के अंदर मोहन करेगा ना दूसरे केस के अंदर मोहन करेगा। पहले केस में क्यों नहीं करेगा? पहला केस आरसीएम में बट सप्लायर रजिस्टर्ड है। दूसरे केस में क्यों नहीं करेगा? दूसरे केस में आरसीएम में है ही नहीं है, जब आरसीएम में है ही नहीं है तो मोहन क्यों करेगा? बात खत्म जी। तो थोड़ा पीछे करके सुन लेना अब यहां पे, ठीक है, पीछे करके थोड़ा सा सुन लेना।
क्या बात समझ में आ रही है? तो पहले वाले केस में आरसीएम पे जीएसटी पे करना है और दूसरे वाले केस में फॉरवर्ड चार्ज पे जीएसटी लगेगा अगर लगेगा, बट पहली बात सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो उस केस में जीएसटी की बात ही नहीं है जी। चलो अब फटाफट से यहां पे आओ जी, अभी तो देखो ध्यान से, अब ये वाला क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ जल्दी। लो जी क्वेश्चन पढ़ो फटाफट से और मुझे आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो फटाफट से जी। क्वेश्चन नंबर जल्दी जल्दी 5 पढ़ लो सारे के सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो और मुझे आंसर दो फटाफट से जी। हाँ, इंश्योरेंस एजेंट सर्विस दे रहा है इंश्योरेंस कंपनी को, तो जीएसटी कौन पे करेगा? इंश्योरेंस कंपनी जीएसटी पे करेगी, इंश्योरेंस एजेंट जीएसटी पे नहीं करेगा। अब दूसरे वाले केस के अंदर बताओ जी, सेकंड केस बताओ जी, सारे बच्चे सेकंड केस बताओ। हाँ जी दूसरे वाले केस में भी आरसीएम लगेगा, सेकंड केस के अंदर भी आरसीएम लगेगा। रिकवरी एजेंट की सर्विस है तो रिकवरी एजेंट की सर्विस पे भी आरसीएम लगेगा। जल्दी बोलो, क्या रिकवरी एजेंट की सर्विस पे भी आरसीएम लगेगा? नहीं लगेगा। रिकवरी एजेंट की सर्विस पे आरसीएम तब लगता है अगर रिकवरी एजेंट सर्विस दे रहा हो बैंक को, तो यहां पे बैंक नहीं है, यहां पे कार का डीलर है, ठीक है ना, वो बैंक को सर्विस नहीं दे रहा। इस केस में फॉरवर्ड चार्ज की बातें होंगी, रिवर्स चार्ज की बातें नहीं होंगी। तीसरे केस पे आओ जी, सिक्योरिटी सर्विस दी जा रही है, सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ सर्विस ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल प्रोवाइडेड बाय पार्टनरशिप फर्म टू ए रजिस्टर्ड पर्सन पेइंग टैक्स अंडर रेगुलर स्कीम। बताओ जी, अब याद करो सिक्योरिटी सर्विस पे आरसीएम कब लगता है? अगर सर्विस देने वाला नॉन बॉडी कॉर्पोरेट हो और सर्विस लेने वाला कौन हो? बॉडी कॉर्पोरेट हो। अब सर्विस देने वाला जो है यहां पे नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है और लेने वाला रजिस्टर्ड पर्सन है, उस केस में आरसीएम लग जाएगा। देखो जी, तो यहां पे आरसीएम जो है एप्लीकेबल होगा, तो रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो जीएसटी पे करेगा। तो सर्विस देने वाला नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी है और लेने वाला रजिस्टर्ड पर्सन है, उस केस में आरसीएम की बातें हो जाएंगी। बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो पहले केस में आरसीएम, दूसरे केस में फॉरवर्ड चार्ज, तीसरे केस में भी आरसीएम लगेगा। ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब अगले का मुझे आंसर दो जी। लीगल फीस, लीगल फीस इज रिसीव बाय, क्या लिखा है? सुश्रुत एंड एडवोकेट। फिर तत्वा ट्रेडिंग कंपनी, उसकी टर्नओवर 50 लाख है। अभी तो हमने क्वेश्चन किया है, अभी तो हमने क्वेश्चन किया है, अभी तो हमने क्वेश्चन किया है। एडवोकेट सर्विस दे रहा है, किसको सर्विस दे रहा है? किसी बिजनेस एंटिटी को, टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर है, उस केस में आरसीएम लगेगा नहीं लगेगा? यस लगेगा। अभी हम क्वेश्चन करके आए हैं जी, अभी हम क्वेश्चन करके आए हैं जी। अगले पॉइंट पर आओ जी। अब वो कह रहे हैं रघु एसोसिएट प्रोवाइडेड स्पॉन्सरशिप सर्विस टू वी विन क्रिकेट एकेडमी एलएलपी, डिटरमाइन द पर्सन लाइबल टू पे जीएसटी। अब बताओ, अब रघु, ध्यान सुना, रघु स्पॉन्सरशिप की सर्विस दे रहा है, किसको दे रहा है? वी विन क्रिकेट एकेडमी एलएलपी को दे रहा है। तो सर्विस किसको दी जा रही है? एलएलपी को। अगर सर्विस बॉडी कॉर्पोरेट को दी जाएगी, एलएलपी को दी जाएगी, पार्टनरशिप फर्म को दी जाएगी, उस केस में आरसीएम लगेगा। तो यहां पे स्पॉन्सरशिप की सर्विस दी जा रही है एलएलपी को, उस केस में आरसीएम जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? चलो बहुत बढ़िया यार, वेरी गुड, जबरदस्त, ग्रेट। अगले पॉइंट पर आओ जी। अब अगला क्वेश्चन पढ़ो फटाफट से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है विवेक गोयल एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, अपॉइंटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, हैज रिसीव सिटिंग फीस। अरे यार कुछ तो बढ़िया पूछ लिया करो। अभी हमने किया ये क्वेश्चन, अभी अभी करके आए, अभी अभी 3 नंबर का क्वेश्चन करके आए हैं। याद है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को डायरेक्टर सिटिंग फीस मिल रही है, तो एम्प्लॉई तो है नहीं, सैलरी तो है नहीं, इस पे जीएसटी लगेगा और आरसीएम में जीएसटी लगेगा। तो ये आंसर आएगा। बताओ, अभी तो हमने किया क्वेश्चन ये वाला, अभी हमने किया है। यहां पे ए टू जेड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड जो है ये कंपनी जीएसटी पे करेगी। बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब यहां पे आओ, इस पहले क्वेश्चन पे आओ जी। अब यहां पे
आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल अगर सर्विस दे रहा है बिजनेस एंटिटी को, जो रेगुलर बैच वाले बच्चे हैं उनको नहीं पता होगा, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल की सर्विस पे आरसीएम लगता है। आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा है, उस केस में आरसीएम लगेगा, तो पहले केस में आरसीएम है। फिर स्पॉन्सरशिप की सर्विस प्रोवाइडेड बाय कंपनी टू इंडिविजुअल, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, हाँ जी हेलो भाई साहब, स्पॉन्सरशिप की सर्विस दी जा रही है, कंपनी दे रही है इंडिविजुअल को, ना 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 ना, इस केस में आरसीएम नहीं है। अगर बॉडी कॉर्पोरेट को दी जाती फिर आरसीएम लगता, भाई इंडिविजुअल को दे रहे हो, इस केस में आरसीएम नहीं लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। फिर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विस प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू ए रजिस्टर्ड पर्सन। अब तो ये तो आज हमने की थी एंट्री, रेगुलर बैच वाले बच्चों को पता होगा कि अगर मान लो गवर्नमेंट अगर सर्विस दे रही है, रेंटिंग की सर्विस किसको सर्विस दे रही है, रजिस्टर्ड पर्सन को दे रही है, उस केस में आरसीएम जो होगा वो एप्लीकेबल हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, बताओ यार, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके आरसीएम के निकल के आ रहे हैं। तो अब जाके आरसीएम के सभी क्वेश्चन हमारे यहां पे खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक वाले भी खत्म हो गए और कुछ एडिशनल क्वेश्चन में और लेके आया था, वो एडिशनल क्वेश्चन भी हमारे यहां पे सारे खत्म हो चुके हैं। डन, क्या इसको लॉक कर दें? पक्का पक्का। चलो अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अब एक चैप्टर छोटा सा और है, उसको भी अभी हम खत्म कर लेते हैं, और वो चैप्टर हमारा अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स का है, बिल्कुल बेसिक सा चैप्टर है, टुच्चे टुच्चे क्वेश्चन है, तो उसको भी हम खत्म कर देते हैं। रेगुलर बैच वाले बच्चे भी बैठे रहें, शायद उनको समझ में आ जाए, नहीं तो वो जा सकते हैं जिन्होंने चैप्टर पढ़ा हुआ है। बस यहाँ पे आपके 5 से 10 मिनट बैठना है, इस चैप्टर को भी हम पैक करते हैं। रिया कह रही है लास्ट वाला समझा दो जी। सर एडिशनल क्वेश्चन पीडीएफ में है, जो मैंने मॉडल टेस्ट पेपर दिया ना आपको, मॉडल टेस्ट पेपर, उसी मॉडल टेस्ट पेपर में से वो आरसीएम वाले क्वेश्चन थे जो मैंने तुम्हें लास्ट में करवाए आज। हाँ, कंसीडरेशन 5000 से ऊपर हो। ठीक है, अभी हमारा रेगुलर बैच में हुआ नहीं है, तो आप जाना चाहते हो जा सकते हो, बाकी सारे के सारे बच्चे यहां पे बैठे रहेंगे। ठीक है, चलो अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, सारे के सारे बच्चे यहां पे बैठो। अब 2-3 क्वेश्चन है, गिने चुने क्वेश्चन है, खत्म करते हैं, चैप्टर हमारा खत्म होगा। ठीक है, कल रिटर्न वाले क्वेश्चन कर लेंगे, कल हम रजिस्ट्रेशन वाले क्वेश्चन कर लेंगे, फिर एग्जाम्पशन वाले क्वेश्चन कर लेंगे, और फिर 6 दिन, टोटल 6 दिन हमें लगाने हैं जीएसटी के मास्टर क्वेश्चन पेज। ठीक है, चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहां पे आ जाओ, इधर देखो। पहला क्वेश्चन है, हु इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन, कह रहा है हु इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड विच प्लेस इन द टर्म्स ऑफ सेक्शन 35 रेड विद रेलिवेंट रूल। बताओ इससे टुच्चा क्वेश्चन क्या होगा। कह रहे कौन बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेगा। अब सारे बच्चे बोलो कौन बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेगा, तो हर रजिस्टर्ड पर्सन बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेगा। कहां मेंटेन करेगा, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में मेंटेन करेगा। और अगर उसके मोर देन 1 प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो जहां जहां उसके प्लेस ऑफ बिजनेस है वहां वहां उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे। तो वही बातें आपको यहां पे लिख के आनी है। ठीक है जी, वही बातें आपको यहां पे लिख के आनी है। तो भैया प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में मेंटेन करने हैं। ठीक है, अगर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है, मोर देन 1 प्लेस है, तो फिर जहां जहां प्लेस ऑफ बिजनेस है तो वहां वहां बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना जरूरी है। दूसरा क्वेश्चन वैसे हमने डिस्कस किया था मैराथन के अंदर, अगर आपको याद आ रहा हो, या मैराथन के अंदर भी डिस्कस किया था और एक कॉम्पोजिशन वाले चैप्टर में भी डिस्कस किया था जी। अब यहां पे एक बार फटाफट देखो क्या कह रहा है। कह रहा है मिस्टर स्काई इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ मोबाइल, ही इज एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम एंड हैज ऑप्टेड फॉर द सेम, he seek your advice for records which are not required to be maintained by him as composition taxable person। याद है ये पॉइंट तुमने वहां पर भी किया था कि अगर कोई बंदा कॉम्पोजिशन वाला है तो उसको कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करने। 2 तरह के बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसको मेंटेन नहीं करने। कौन कौन से, एक तो स्टॉक और एक टैक्स की डिटेल। तो वही दोनों बातें यहां पे लिखी है, एक तो गुड्स का स्टॉक उसको मेंटेन नहीं करना और एक टैक्स की डिटेल उसको मेंटेन नहीं करनी। ये दोनों बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऐसे हैं जो कॉम्पोजिशन वालों को मेंटेन करने नहीं होते हैं। ये आंसर है इसका जी। बस डन, लॉक कर दे इसको। तो ये तो मेरे ख्याल से तुम्हें रट ही गया होगा ये क्वेश्चन, तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। अब अगले पॉइंट पर आओ जी, यहां पे आ रहा हो क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आओ। क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 6 है। लो खत्म, बस 2 क्वेश्चन है इसके। आज एक बार क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लो पहले, वो क्या कह रहा है। कह रहा है मिस्टर एक्स
is the view that records are to be mandatorily maintained manually only. You are required to examine the view. मारो मुझे मारो, मारो मुझे मारो. पता क्या कह रहा है? कह रहा है मैंडेटरी है, कह रहा है मैंडेटरी है, आपको मैनुअल बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं. इससे झूठी स्टेटमेंट किसी ने दी है? यार एक बात बताओ, हमने जब अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स वाला चैप्टर किया था, मैंने वहां पर भी कहा था आप मैनुअल भी कर सकते हो, आप इलेक्ट्रॉनिक भी कर सकते हो. आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उसका बैकअप रखना पड़ेगा, पूरा एक्सेस देना पड़ेगा, आईडी पासवर्ड देना पड़ेगा. वो सामने वाली पार्टी जब तुमसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मंगाएगी तुम्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स इलेक्ट्रॉनिकली उसको देने पड़ेंगे. तो ऐसा नहीं है, मैनुअल इलेक्ट्रॉनिकली दोनों ऑप्शन तुम्हारे पास हैं, तुम्हारे पास दोनों ऑप्शन है. अब ऐसा करो, तुम्हें 9 तो पता है ना, आंसर देखो फटाफट से 2 मिनट में रीड कर लो. सारे बच्चे फटाफट से 2 मिनट में आंसर रीड कर लो कि तुम्हें इसके अंदर लिख के क्या आना पड़ेगा. जल्दी रीड करो जी. सर क्या इस चैप्टर में से क्वेश्चन बन सकता है? बना है. बन सकता नहीं है, बना है, क्योंकि ये वो चैप्टर है जो बच्चे इग्नोर करके जाते हैं और क्वेश्चन बिल्कुल गिरा हुआ ही बनेगा. तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन जो बनेगा वो इसी में से बनेगा, गिरा हुआ क्वेश्चन. बट प्रॉब्लम क्या, बच्चे चैप्टर छोड़ के जाते हैं वाला. ठीक है, तो एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से पढ़ लो इसको. डन. पांच नंबर का क्वेश्चन बनेगा जी, 5 नंबर का. ठीक है, चलो अब एक बार फटाफट से यहां पे आ जाओ जी. अब इधर आओ. अब यहां पे देखो, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप दोगे जी. क्वेश्चन बना क्या लिखा है? कह रहा है गो टू ड्रेस. गो टू ड्रेस इज ए चेन ऑफ स्टोर्स डीलिंग इन रेडीमेड गारमेंट्स थ्रू 5 शोरूम इन दिल्ली. 5 शोरूम है उसके दिल्ली में, 5 शोरूम है जी. ठीक है जी, 5 शोरूम है दिल्ली में. इट हैज ए सिंगल रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल शोरूम इन दिल्ली. अच्छी बात है, सिंगल रजिस्ट्रेशन अच्छी बात है. एंड हैज ए प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एट करोल बाग. उसका प्रिंसिपल प्लेस जो है वो करोल बाग में है. मतलब इसके मोर देन 1 प्लेस ऑफ बिजनेस है. अब मोर देन 1 प्लेस ऑफ बिजनेस है और एक ही रजिस्ट्रेशन है और उसका प्रिंसिपल प्लेस जो है वो करोल बाग में है. कह रहे हैं वन ऑफ द कंसल्टेंट हैज सजेस्टेड गो टू ड्रेस टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑल ऑफ द 5 शोरूम एट प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एट करोल बाग दिल्ली फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल. गिव योर कमेंट ऑन द अबव एडवाइस अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ जीएसटी लॉ. नहीं, गलत कह रहा है सर, गलत कह रहा है भाई. नो डाउट प्रिंसिपल प्लेस में तो मेंटेन करने ही करने हैं, वो तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है. बट अगर मोर देन 1 प्लेस ऑफ बिजनेस है तो हर प्लेस ऑफ बिजनेस पे भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना जरूरी है. मैं दोबारा बोलूंगा, प्रिंसिपल प्लेस पे तो मेंटेन करने ही करने हैं, वो तो कोई डाउट ही नहीं है, प्रिंसिपल पे तो करना ही है. बट गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि हर प्लेस ऑफ बिजनेस पे भी मेंटेन करने जरूरी है. ठीक है, तो देखो यहां पे क्या लिखा है जी. तो पहली बात तो वो वही कहना चाह रहे हैं यहां पे कि भैया गो टू ड्रेस हैज टू मेंटेन बुक रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू 5 शोरूम एट देयर रिस्पेक्टिव शोरूम. अब अगर इन द व्यू ऑफ अवर प्रोविजन एडवाइस गिव गो टू ड्रेस हैज टू मेंटेन ऑफ रिकॉर्ड्स ओनली एट प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इज नॉट लीगली करेक्ट. मतलब ये लीगली सही नहीं है कि सिर्फ वहां मेंटेन करे, मतलब प्रिंसिपल प्लेस पे तो करने करने, और अगर मोर देन 1 प्लेस ऑफ बिजनेस है तो वहां पर भी आपको मेंटेन करने पड़ेंगे. बस ये पर ध्यान दो. अब यहां पे देखो जी, यहां पे मान लो सिंगल एंटिटी विद मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस. अब अगर मान लो सिंगल एंटिटी है, मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस है और उनका मल्टीपल रजिस्ट्रेशन है, तो अगर मल्टीपल रजिस्ट्रेशन है तो फिर सारे डिस्टिंक्ट पर्सन हो गए. अब अगर सारे डिस्टिंक्ट पर्सन हो गए तो फिर हर एक बंदे को अपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है. फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है भाई. एक एंटिटी है बट उसके 5 ऑफिस हैं और पांचों के पांचों अलग अलग हैं, तो वो डिस्टिंक्ट पर्सन है. अब यहां पे अगर उनका सिंगल रजिस्ट्रेशन, जैसे मान लो इस क्वेश्चन में था, इस क्वेश्चन में क्या था, एंटिटी एक थी, मोर देन 1 प्लेस ऑफ बिजनेस थे, रजिस्ट्रेशन भी एक था, तो गवर्नमेंट ने बोला उस केस में क्या होगा, आपको प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे तो मेंटेन करनी है, उसके साथ में उनको अलग अलग प्लेस पर भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने जरूरी है. ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन जो था ना, वो ये वाला क्वेश्चन था. जो क्वेश्चन था वो इस कैटेगरी का वाला क्वेश्चन था. अगर मान लो ऊपर वाली कैटेगरी का क्वेश्चन होता तो वो डिस्टिंक्ट पर्सन होते, तो उनको तो वैसे भी अलग अलग मेंटेन करने जरूरी होते. बस ये पर ध्यान दो. क्या बात मेरी समझ में आ रही है?
तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाला चैप्टर है, इसमें गिने चुने क्वेश्चन है। इसके अंदर से बस एक क्वेश्चन और बन सकता है, वो मेरे को आंसर दे दो, फिर मैं छुट्टी कर देता हूं। मेरे को बताना बुक्स ऑफ अकाउंट जीएसटी में कितने टाइम तक मेंटेन करने होते हैं। सारे बच्चे आंसर देके जाएंगे। जीएसटी में बुक्स ऑफ अकाउंट्स कितने टाइम तक मेंटेन करने होते हैं, याद करो 72 मंथ। अब 72 मंथ मतलब 6 साल। 6 साल कहां से? फ्रॉम द एनुअल रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट, नोट एक्चुअल डेट नहीं है, ड्यू डेट। तो जो ड्यू डेट है एनुअल रिटर्न फाइल करने की, वहां से 6 साल के अंदर अंदर मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। और अगर अपील वाला केस है, तो 1 ईयर आफ्टर डिस्पोजल और 6 ईयर विच एवर इज लेटर। बस ये पर ध्यान दो। तो ये पॉइंट आपका निकल के आ रहा है। तो ये आज हमें एक तरह से 3 चैप्टर आज हमने खत्म किए, ई वे बिल वाला, और फिर एक चैप्टर हमने खत्म किया आरसीएम वाला, और एक चैप्टर हमने खत्म किया अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स वाला। अब सुनो, कल का एक बार होमवर्क दोबारा सुन लो। कल हम क्वेश्चन करेंगे, सारे बच्चे यहां पे ध्यान दो। कल जो हम क्वेश्चन करेंगे, एक तो ये वाला तो हो गया हमारा। अब कल हम क्वेश्चन करेंगे एक तो रिटर्न वाला, उसके बाद हमें क्वेश्चन टीडीएस टीसीएस वाले भी कल कर लेंगे, और फिर हमें क्वेश्चन करेंगे रजिस्ट्रेशन वाला। ठीक है, उसके बाद हमारे सारे के सारे चैप्टर हो चुके हैं, एक चैप्टर भी हमारा बैलेंस नहीं है। फिर हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे, मास्टर क्वेश्चन 25 तारीख से, मतलब 23 नहीं, एग्जामिशन वाला चैप्टर हमारा बचा है। तो 24 तारीख को हम एग्जामिशन वाला चैप्टर करेंगे, फिर 25 तारीख से हम स्टार्ट कर देंगे मास्टर क्वेश्चन। बस ये पर ध्यान दो। तो 25 तारीख से लेके 30 तारीख तक हम सिर्फ मास्टर क्वेश्चन करेंगे, देन 30 तारीख को फिर ओके टाटा बाय बाय। ठीक है, तो आई थिंक हमने काफी अच्छे खासे सेशन इस बार प्रैक्टिस के लगाए हैं। अब मुझे नहीं पता आपने कितने अटेंड किए हैं, बट जिस बच्चे ने अटेंड किए होंगे मैं गारंटी दे रहा हूं उनको बेनिफिट बहुत होगा। यस रिया, अगर इतने क्वेश्चन नहीं कर लोगे, इसके अंदर इतने ही बनते हैं, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन इसके अंदर है नहीं है। अपील वाला मैंने ये बोला, अगर मान लो कोई केस अपील वाला है, मान लो केस तुम्हारा अपील में चला गया, तो गवर्नमेंट कहती है उस केस में तुम्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे। जब अपील सेटल्ड होगी तो वहां से 1 साल, और नॉर्मल जो 6 साल की लिमिट है, इनमें से जो भी लेटर डेट होगी वहां तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। ठीक है, चलो ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।